साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं और इसके लिए 3 सेगमेंट कार्यक्रम में है। पहले हम बात करेंगे खेती किसानी की, साथ ही बात होगी हमारा पशुधन की और आखिर में बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। आज इन तीनों सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है, आइए देखते हैं। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले बात करते हैं खेती किसानी की और इसमें आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं दूरदर्शन किसान संवाददाता औतनु टिकैत ने बात की कृषि विशेषज्ञ से और जाना किस तरीके से अगर हमें अपनी लागत को कम करना है, अपनी आमदनी को बढ़ाना है, अपने लाभ को बढ़ाना है तो हमें किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए जिससे कृषि क्षेत्र को या खेती किसानी को और ज़्यादा लाभकारी हम बना सकें। नमस्कार, डीडी किसान की टीम आज हिसारगट्टा के बेंगलुरु के हिसारगट्टा स्थित IIHR के जो मेला लगाया गया जिसमें 4 दिवसीय मेला है, वहाँ आए हुए प्रतिभागियों की जानकारी लेते हुए हमने पाया कि यहाँ किसान भारत सरकार की जो सोच है, किसानों की परेशानी किसानों के द्वारा ही हल। जो किसान खेत में खेती करते हुए या अपने उपज को बढ़ाने के लिए जो परेशानियां देखते हैं, उन्हें किस तरह की तकनीकी सहायता या किस तरह की औजारों की ज़रूरत है वो खुद वो जानते हैं, क्योंकि भारत भिन्नता में वो है। तरह तरह की ज़मीनें यहाँ हैं, तरह तरह की मुश्किलें यहाँ हैं। उनसे निजात पाने के लिए भारतीय कृषि के किसान खुद इसमें जुटे हुए हैं कि उसकी परेशानियों का हल वो किस तरह से निकालें। उन्हीं में से आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नागराजन साहब। वो पिछले 30 सालों से माने किसानी का काम कर रहे हैं और उनकी ज़मीन में उन्हें जो परेशानी आई, कम ज़मीन होने के कारण उनको जो परेशानी आनी थी खरपतवार निकालने के लिए, इसी सिलसिले में उन्होंने एक औजार का निर्माण किया है और वो धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को कि ये भारत सरकार की जो नई गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार की जो नीति है, उसमें मेक इन इंडिया के तहत इनको वो औजार लोगों तक पहुंचाने का वो मिला और वो औजार को बना के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए इसी सिलसिले में डॉक्टर अरुण जी से मैं बात करता हूं। जो आपने ये देख रहे हैं, ये मशीन होता है खरपतवार पर निकालने के लिए और पूरा जो रैतों के पूरा काम प्लोइंग के डिवीडिंग और उसके साथ ये मल्टीपर्पज़ है। इसके वाटर पंपिंग, स्प्रेइंग और ट्रॉली, ये सब चीज़ें इसमें कर सकते हैं। इस बनाने के लिए हमको 30 साल लगे। पूरा चीज़ है हम खुद ही बनाते हैं, संपूर्ण स्वदेशी है, स्वदेशी से बना चुका है। और ये मेक इन इंडिया की जो ये प्रधानमंत्री के कौन सा आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, उसमें फार्मर का ये जो इनकम है वो डबल करने के लिए ये पूरा आसान से बन चुका है। और ये मशीन है, ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स वो भी कर सकते हैं। और ये पूरा ये मेला में पूरा रैतों ने इसको बहुत तारीफ करते हैं और इसमें जो काम कर सकते हैं सभी फिजिकली चैलेंज पर्सन भी कर सकते हैं और महिला भी कर सकते हैं। और इसका कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी किसानों में कर सकते हैं। और ये हमारे कर्नाटक सरकार से सब्सिडी भी है इसको, इस चीज़ के लिए। मैं डॉक्टर नागराजन साहब से मैं तो पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप खुद इतने दिन परेशान रहे अपनी खेती किसानी में, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपनी परेशानियों को दूसरे किसानों के साथ जोड़ा, उनकी परेशानियों को समझा और इसके लिए आपने उनके हल के रूप में एक मशीन ईजाद किया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके मन में ये सोच कैसे आया कि मैं इसे एक मशीन का रूप दे करके लोगों की सहायता करूँ।
पहले था मैं भी खेती वालों को खेती में काम करता हूँ। सो उधर बहुत परेशान होगा लेबर मिलने का और ट्रैक्टर मिलने का, वो खेती में बुल्स वो निकलने को बहुत मुश्किल होना। सो इसलिए मैं खुद हमें मशीन बनाने को सोचे। मैं सोचा इन्हें जीकेवी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैं खुद जाकर पहुंचा, ऐसा था इसकी तरफ मशीन आई पहुंचा। उधर वो बोले नहीं इसकी तरफ मशीन मैं कभी नहीं सोचा, वाई कैंट यू मेक यूर सेल्फ, ऐसा उन्हें बोला। सो मैं खुद 35 years back I started doing this machine for getting free to the farmers and myself. So I took developed this machine. I taken a lot of struggle, but today I'm very happy to give this. So many thousands of farmers are getting more benefit on this machine, and we are very happy to say to farmers, and they are very happy. And moreover, it will work almost all problems. They minimize the problems, and this machine actually everybody want that natural farming. नेचुरल फार्मिंग करने तो नेचुरल टिलिंग वो चाहिए। सो ये मशीन भी आता है नेचुरल टिलिंग, जैसे ऑर्गेनिक टिलिंग। सो ऑर्गेनिक टिलिंग मीन्स इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सॉइल स्ट्रक्चर भी वेरी फाइन होता है। सो इसलिए सॉइल अच्छा होता है ना, बारिश पानी भी न्यूट्रिएंट्स भी लाग पड़ता है, इसलिए फसल भी ज़्यादा होता है। सो फसल डबल करने के लिए ये मशीन बहुत यूज़ होता है। सो इसलिए हमें वो सब्सिडी भी मिलेगा, वो स्टेट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इसमें सब्सिडी मिलेगा, ये सर्टिफिकेट भी होगा। ये सभी अच्छा मशीन मेरे करिए। वो लॉट ऑफ पीपल्स देयर अप्राइज मी टू दिस मशीन, दोस हु आर परचेजिंग मशीन्स। आपने पिछले 30 साल से इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार आने के बाद जो आप लोगों को सुविधाएं दी और महत्वाकांक्षाएं दी कि आप आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सो ये बहुत अच्छा टीम है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, मेक इन इंडिया, इनोवेशन इंडिया, दिस इज माई इनोवेशन इंडिया। आई इनोवेशन दिस इन माई इंडिया ओनली, दिस माई ओन टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी गोज टू ऑल फार्मर्स एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वी कैन से very happy to say this one, appraise this thing. And moreover, see, make in India concept, innovation in India, make in India, innovation in India is पूरा मेरा मिशन है। वो पूरा मिशन मेरा खुद में भी बनाया। वो लोकल मटेरियल और डिज़ाइन डेवलपमेंट खुद मेरे भी बनाया। सो इसलिए बहुत अच्छा मशीन है। 30 साल पे काम करता है विदाउट डिफेक्टिंग। सो डिफेक्ट फ्री मशीन आई डेवलप। So this is very beautiful machine what I say, and टेस्टिंग वो भी मिलेगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में टेस्ट रिपोर्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया। अभी जो ये मशीन है तो ये स्वदेशी निर्मित का एक ही मशीन है पूरा इंडिया में, और इसका टेस्ट भी हुआ है, FMTT का टेस्टिंग भी हुआ है, और वो पूरा इंडिया में एक ही मशीन है। आप लोगों से ये पता चलता है कि भारत सरकार की जो योगदान है उससे आज किसान आपको अपने आप को किसान न समझ के वैज्ञानिक भी समझ रहे हैं, और भारत सरकार में और भारत की जिससे उन्नति हो उस पर अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नागराजन साहब। और इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे सेगमेंट हमारा पशुधन में, जिसमें आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं देसी गौ पालन के बारे में। जी हाँ, और जब देसी गायों की बात की जाती है तो जो गिर नस्ल है काफ़ी अच्छी, जिसके ज़रिए जो हमारे पशुपालक हैं उनको लाभ पहुँचता है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज से हमने लगभग 4.5 साल पहले गाय पालन शुरू किया था। जैसे हमारी गाय जितनी भी है उसके आपको देखोगे कोई भी गाय बंधी नहीं, उसके गले में एक रस्सी है। वो इसलिए ताकि वो जहाँ जब ये चारा खाने जाएं या इनका दूध निकालने का टाइम हो तब इनको बांध दिया जाए, ताकि ये वहाँ पे कोई हरकत ना करे, एक दूसरे को मारे ना या गवाले को कुछ ना कहे। हालांकि वैसे कुछ कहती नहीं है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लाभ हैं। एक तो ये लाभ है कि अपनी मर्जी से जब दिल चाहे धूप में बैठो या छाया में बैठो, ठीक है, झुंड में बैठो या अकेले में बैठो, या दिल करे जब पानी पीने का। जैसे हम इंसान है, मान लीजिए अगर हमें कोई बिठा दे एक जगह पे, बांध के बिठा दे, लगा लीजिए इनकी तरह, अगर हम सोचें तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि आपको एक बार पानी पिला दिया और आपको बोल दिया चुप, आपको कुछ बोलना नहीं है, तब आपको प्यास लगे या ना लगे। अब मान लीजिए 2 घंटे के बाद आपको भूख प्यास महसूस हो रही है, प्यास लग रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको पता प्यास के आदमी पानी के बगैर तो रह नहीं सकता, भूख के बगैर तो फिर भी रह सकता है कि एक दिन निकाल दे या कुछ घंटे निकाल दे। फिर हम देखते हैं कि हमें इतनी तेज से प्यास लगती है, उसकी वजह से हमें कई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमने इसलिए गायों को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है कि अपनी मर्जी से जब चाहे तब पानी पी सके। और दूसरी बात क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी फोकस करने की इतना वो नहीं है कि एक लेबर को इनके ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा कि पानी पिलाना, इसको ये करना। बेफिक्र हम कहीं पे भी जा सकते हैं इनको छोड़ के। सुबह अपना चारा डालिए और फिर आके आपको शाम को देखना है, तो अपनी मर्जी से जहाँ बैठे बिल्कुल मस्ती से, आप देखोगे सारी गायें बिल्कुल बड़ी मस्ती से बैठी हुई है, ठीक। तो ओपन फार्मिंग का एक तो ये फायदा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जैसे चलती फिरती हैं तो इनके अब आप देखते हो कि हमारा जो है बॉडी का फैट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, एक जगह पे बैठ जाते हैं। अब ये गायें, अब ये भी कोई चारा खा रही हैं, कुछ भी खा रही है, तो उसका हजम होना बहुत जरूरी है। और उसके क्या होगा, जब वो ओपन फार्मिंग के अंदर रहेगी, खुले में घूमेगी, अपनी मर्जी से इधर रहेगी, खेलेगी भी, मस्ती करेगी, हमारा भी मन होता है मस्ती करने का, घूमने का। तो उसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि इनकी जो ब्लड जो है ना, उसका सर्कुलेशन बना रहता है, उससे इनका डाइजेशन प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ओके रहता है। दूसरी चीज़ें और क्या होती है कि इनके जो खुर होते हैं, खुर बढ़ जाते हैं। जब गाय एक जगह पे बंधी रहती है तो उसके जो है खुर काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। जैसे हमारे नाखून हैं, उसको गाय के नाखून हम कह सकते हैं, हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, हमें काटने पड़ते हैं। अगर हम गाय को ओपन फार्मिंग में रखें तो उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती। फिर वो इक्का दुक्की गाय में आती है, वो उसकी जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उसके खानदान में किसी की खुर बढ़ रहे तो जल्दी बढ़ता है ना। आसानी से मैंने अब तक जो अनुभव किया, 1 या 2 गायें हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई ना, अदरवाइज आज तक हमें किसी के खुर कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये और एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक। तीसरी बात क्या होती है, अब ओपन फार्मिंग एक और बताता हूँ मैं। जैसे कि हमारे छोटी बछड़ी होती है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमारी बछड़ी 2.5 साल की हो गई है और 3 साल की हो गई, अब तक वो हीट में नहीं आई। जब गाय बंधी रहती है तो उसकी बॉडी की एक्टिविटी नहीं होती, तो उसकी जो बच्चेदान नहीं होती है, उसका विकास नहीं हो पाता। इस वजह से वो हीट में लेट होती चली जाती है। अब हमारी जो बछड़ियां हैं, हमारा उधर बाड़ा है, उसमें बछड़ियां हमारी खुली हैं, तो वो खेलते खेलते उनकी जो है ग्रोथ और ज्यादा होती है। और उसकी वजह से क्या होता है, वो 2 साल के लगभग 2 साल से ही पहले ही हीट में आ जाती है प्रॉपर। और हम उनका बॉडी का वेट चेक करके, जैसे उनका बॉडी का वेट 250 से 300 किलो होता है, हम उनको एआई कराते हैं, या फिर हमारे पास अच्छी नस्ल का नंदी है जो हमने भावनगर से लिया है, उससे हम उनको क्रॉस करा देते हैं। अच्छा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे साहीवाल नस्ल की है तो उसके ऊपर साहीवाल का ही सीमेन इस्तेमाल किया जाए, और थारपारकर नस्ल है तो उस पर थारपारकर का इस्तेमाल किया जाए, और गिर नस्ल है तो उसको गिर से ही क्रॉस कराया जाए, ताकि नस्ल का खराबा ना हो सके, वो नस्ल बिल्कुल प्योर रहे। ये चीज़ें हरे चारे के अंदर हम रिजका का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 3 साल तक चलने वाली एक फसल है। जो कोई भी किसान भाई है गाय या भैंस रखता है तो रिजके का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद आप 15 दिन में उसकी काट ले सकते हो। और अब मैंने बोया लगभग 2.5 साल के मेरे पास हो गया है, अब तक मैं उसको काटता चलता रहूँ,
उसको काट काट के गाय को खिला दीजिए। चारे का ऐसा होता है जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम के अंदर हरा चारा तूड़ा ये तो हमारा 12 के 12 महीने चलता है। उसके अलावा जैसे गर्मी के मौसम के अंदर हम इनको जौ का दलिया, गेहूं का दलिया और मूंग की चूरी ये स्पेशल चीज़ें होती हैं और 50 से 100 ग्राम जो सरसों का तेल। जैसे गर्मी के मौसम में सरसों का तेल हमेशा कच्चा देना चाहिए क्योंकि उससे उसकी तासीर ठंडी होती है। और जो गाय प्रेग्नेंट हो खासकर उसको तो ब्याने से 1 महीना पहले 100 ग्राम तेल हमें ज़रूर देना चाहिए। उससे आप देखोगे, मैंने अपना खुद का अनुभव लिया है कि उससे पहले मैं बाज़ार में मिलने वाली कई ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको उससे ऑर्डर बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कि इसका इस्तेमाल करिए, ये करिए, वो करिए। फिर मैंने एक चीज़ नोट की कि जैसे मेरे पास सरसों का तेल है, एक बाबा जी हैं जिनसे हमने कभी 2 बछड़ियाँ ली थी साहिवाल की, उन्होंने मेरे को बताया कि आप गायों को रोज़ मतलब बच्चा देने से 1 महीना पहले 100 ग्राम तेल दीजिए तो आप उसके जो अद्भुत परिणाम देखेंगे। तो मैंने वो 100 ग्राम तेल देना शुरू किया और जब तक उसने बच्चा नहीं देखा तो बच्चा नहीं दिया तब तक मैंने रिजल्ट उसका देखा कि जो गायें 10 किलो दूध दे रही थी तो अगले ब्यात में उसने, जब मैंने तेल देना शुरू किया तो उसमें उसने 14 लीटर दूध निकाला। हाँ, उसके ऑर्डर की कैपेसिटी इतनी थी, वो इतनी बढ़ गई, देखने में बड़ी अट्रैक्टिव ये लगे और सारी नसें खुल जाती है। उसमें एक ये भी होता है जैसे आपको थनैला की प्रॉब्लम होगी पिछले ब्यात में, तो आप 100 ग्राम तेल देते हो उसको 1 महीना पहले तो आपके थन खुलने के 99% चांसेस हो जाते हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी अगर आपको अपने पशु को स्वस्थ रखना है किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, जान लेते हैं इस महीने के पशुपालक कैलेंडर में। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे। पशु घरों को मक्खी रहित करने के लिए नीलगिरी या नींबू घास के तेल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनी रहे। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य दिलवाएं। पशुशाला में फर्श और दीवार आदि साफ रखें। तुलसी या नींबू घास का गुलदस्ता भी पशुशाला को स्वच्छ बनाए रखने में मददगार होता है। पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए नीम तेल आधारित कीटनाशक का प्रयोग करें। पशुओं को अत्यधिक तापक्रम एवं धूप से बचाने का उपाय करें। मुंह पका खुरपका रोग, गलघोटू रोग, ठप्पा रोग और फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हैं तो कृपया अभी टीके लगवा लें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए टीके अवश्य लगवाएं। मुंह पका खुरपका रोग से ग्रस्त पशुओं को अलग स्थान अथवा बाड़े में बांधें, ताकि संक्रमण स्वस्थ पशुओं में नहीं हो। रोग ग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों के छालों को लाल दवा का 1% घोल बनाकर धोएं। गलघोटू व ठप्पा रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। और इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, जिसमें आपको दिखाते हैं कामयाब किसान की दास्तां। और जो दास्तां आज आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है हमारे युवा किसानों की। जी हाँ, जिनकी जो रुचि है वो सीधे तौर पर कृषि में नज़र आ रही है और उनकी कोशिश यही है कि कृषि को और ज़्यादा लाभकारी या और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मुनाफे का सौदा इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से इसमें हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, किस तरह की संभावनाएँ उनको नज़र आती हैं, इस बारे में लगातार हमारे जो युवा हैं वो सक्रिय हो रहे हैं। और इसके लिए आइए अब इस रिपोर्ट पर हम नजर डाल लेते हैं। पुटखुर्द गांव के किसान भाई आर्यव्रत डबास देसी गौपालन कर अपनी आय को बेहतर कर रहे हैं। पशुपालन में मुख्य तौर पर किसान के सामने पशुचारे की एक अहम भूमिका होती है। पशुचारे के रूप में किसान बरसिम, ज्वार और रिजका अपने पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग ला सकते हैं। आजकल जो पशुपालकों को और जितने युवा साथी हैं हमारे जो पशुपालन को व्यावसायिक तौर पे लेना चाहते हैं, उनके सामने एक बड़ी विकट समस्या आती है गर्मियों के अंदर, वो है हरे चारे की। जब गर्मी बहुत अधिक हो जाती है, जैसे मई जून का महीना और जो अप्रैल से गर्मी की शुरुआत हो जाती है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो मार्च में ही बहुत अधिक गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। तो इस समय पे सबसे मुख्य जो हमारे सामने समस्या आती है वो हरे चारे की। बिरसम जो मुख्य रूप से और जो जवार मुख्य रूप से पशुओं को डालने में प्रयोग की जाती है चारे के रूप में, इस समय पे वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि बिरसम का जो जीवन काल है वो सर्दियों में आप 2 से 3 माह तक ही बिरसम का इस्तेमाल कर सकते हैं हरे चारे के रूप में। लेकिन जैसे जैसे मार्च और अप्रैल का महीना आता है, खेतों के अंदर बिल्कुल शुष्की और खेत खाली हो जाते हैं और आपको कहीं पे भी हरियाली दिखाई नहीं देती। इस समय पे सबसे मुख्य जो चीज़ होती है, जो मुख्य समस्या हमारे सामने आती है कि पशुओं को हरा चारा कहाँ से उपलब्ध करवाया जाए। इसका एक बहुत ही अच्छा विकल्प हमारे सामने है रेजका के रूप में। रेजका एक इस प्रकार की फसल है कि उसको आप हरे चारे के लिए पूरे 12 मास पूरे वर्ष भर आप पशुओं के लिए उपयोग में ला सकते हैं। रेजका की बुआई, उसका रख रखाव और उसके ऊपर वह बहुत ही कम और सीमित संसाधनों के द्वारा किया जा सकता है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रेजका की फसल है। ये हमने इस खेत के अंदर 2 वर्ष पहले लगाई थी और इसका जो जीवन काल है वो 3 वर्ष के लिए है। आप इसके अंदर बुआई के समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि खाद के रूप में आप गाय के गोबर का इस्तेमाल कीजिए। सबसे इसका प्रमुख फ़ायदा ये होगा कि गाय के स्वास्थ्य के ऊपर और उससे मिलने वाले दूध के ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव इस चीज़ का नहीं आएगा। और आप जो रिजका है, वो जो फसल है आपकी, वो बहुत ही अच्छी होगी। इसके अंदर आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि रिजका को बोने के बाद जब आप उसकी कटाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कटाई के बाद आपको उसके अंदर पानी की आवश्यकता उसको रहती है, तो आप पानी उसको देते रहिए। इसके बाद जैसे जैसे आप कटाई करते रहेंगे, पीछे से रिजका की फसल जो है वो अपने आप ऊपर आती रहेगी। और इस प्रकार पशुओं के लिए वर्ष भर आप हरा चारा रिजका के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजका का बहुत ही अधिक फ़ायदा है व्यावसायिक रूप में भी और पशुओं के रूप में भी। व्यावसायिक तौर पे जैसे आप देखेंगे कि जितने भी अपने पशुपालक भाई हैं और युवा साथी हैं, जिनको कि इस समय पे बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है हरे चारे की और उनको कहीं पे नहीं मिलता है, तो उस दौरान आप उनको इसका जो अपना समर्थन मूल्य है, जो भी उसको एक अच्छे मूल्य के ऊपर उसको बेचकर आप व्यावसायिक तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास इसकी अधिकता है। दूसरा, जो पशु हैं, चाहे भैंस है या गाय है, उसको जब आप इसका सेवन करवाते हैं तो उसके दूध के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूध जो है एकदम से पशु का रिजका खाने के साथ ही बढ़ना शुरू हो जाता है और निरंतर जो जब तक वो दूध देगी पूरे वर्ष भर उसका दूध निरंतर प्रगति के ऊपर रहेगा। और सबसे बड़ी जो इसके साथ अच्छी बात है कि पशुपालक को वर्ष भर इस बात की चिंता नहीं रहती कि हरा चारा कहाँ से उपलब्ध हो।
तो देखिए आपने युवा किसानों की भी ये दास्तां, और ये बेहद ज़रूरी कि जो युवा हैं हमारे वो लगातार कृषि क्षेत्र में जुड़ रहे हैं। सरकार के भी प्रयास यही रहे हैं कि युवा न सिर्फ कृषि से जुड़ें बल्कि रोज़गार के जो अवसर हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने आ सकें। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। कृषि संबंधित और जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।